So in this lecture, we will solve about some multiple choice question on the topic of nozzle. तो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में नोजल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक्टिव के सिलेबस में ये यूनिट 4th में अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट 4th का एक पोर्शन है। तो आइए नोजल पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज a steam nozzle convert option A the heat energy of steam into kinetic energy, the potential energy of steam into kinetic energy, the kinetic energy of steam into mechanical energy and the heat energy of steam into mechanical energy। तो हम जानते हैं कि ये थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से उसका स्पीड बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, a nozzle is said to be convergent nozzle when the cross section of the nozzle increases continuously from entrance to exit. Second option, when the cross section of the nozzle decreases continuously from the entrance to exit, ये भी गलत है। Option C, when the cross section of the nozzle first decreases from the entrance to the throat and then increases from throat to exit. So option C is the right answer. Now question number 3, nozzle efficiency is described as isentropic heat drop oblique useful heat drop, नहीं। ऑप्शन बी यूजफुल हीट ड्रॉप ऑप्शन अपॉन आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, हाँ ये होगा। ऑप्शन जो इसका बी है वो राइट आंसर होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखना जरूरी है। सैचुरेशन टेम्परेचर अपॉन सैचुरेशन टेम्परेचर, नहीं ये गलत है। नाउ फोर्थ वन इज सुपर सैचुरेशन टेम्परेचर अपॉन सैचुरेशन टेम्परेचर, नहीं ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसमें ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5 और 6 देखते हैं। नाउ 4, द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर इनिशियली सुपरहीटेड स्टीम इज डैश एज कंपेयर टू इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो क्या होता है भाई, वो ज्यादा होता है, मोर, लेस, सेम, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होता है, वो पहले तो लेस होता है ना, यहाँ क्या होगा लेस। द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर इनिशियली सुपरहीटेड स्टीम, तो जो सुपरहीटेड स्टीम का जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है अगर कंपेयर किया जाए ड्राई सैचुरेटेड स्टीम से, वो क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए नोजल इज सेड टू बी चोक्ड व्हेन फ्लो थ्रू इट इज 0, या ऑप्शन बी फ्लो इज अटेन्ड एट मैक्सिमम वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल एग्जिट प्रेशर, ऑप्शन सी इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द फ्लो बाय इंक्रीजिंग इनलेट प्रेशर, and option D it is discharging into atmosphere। तो क्या होता है, ऑप्शन बी सही होगा, flow is attained at maximum value corresponding to critical exit pressure। Now question number 6, the steam enters the nozzle at a high pressure and low velocity, high pressure and high velocity, low pressure and low velocity and low pressure and high velocity। तो हम जानते हैं कि वह हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होती। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी कम होगा उसका। तो हाई प्रेशर तो होगा ही, लेकिन साथ साथ वेलोसिटी क्या होगा, वो कम होगा। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब एक्सपेंशन के बाद क्या होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो नोजल से जो एग्जिट होगा गैस स्टीम, उसका हाई वेलोसिटी होगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7th, 8th एंड 9th को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द पैसेज ऑफ यूनिफॉर्मली वेरिंग क्रॉस सेक्शन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इंक्रीजेज एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स प्रेशर इज कॉल्ड। देखिए जो नोजल है, नोजल को ही के जो डेफिनेशन है उसको घुमा करके पूछा गया है ना, कि पहले उसका डेफिनेशन बता दी गई। अब ये जो वर्क है वो किस में होता है, स्टीम टरबाइन में होता है, नोजल में होता है, स्टीम एरिया में, या ऑल ऑफ दीज। तुम जानते हैं कि स्टीम नोजल ही क्या करता है, यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन, जो वेरिंग क्रॉस सेक्शन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज करता है और प्रेशर एनर्जी कम होता रहता है। सो
क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द इनलेट प्रेशर ऑफ स्टीम इज इक्वल टू द एग्जिट प्रेशर, ये कब होगा? देयर इज ए प्रेशर ड्रॉप इन द नोजल, fluid flow through the nozzle, pressure drop and fluid flow through the nozzle, and option D, there is no pressure drop and fluid does not flow through the nozzle. तो ये होगा there is no pressure drop and fluid does not flow through the nozzle. So option D is the right answer. Now question number 9, the smallest section in the nozzle is known as, क्या कहते हैं भाई उसको? थ्रोट कहते हैं, सब लोग जानते हैं. जैसे अगर नोजल की बात करें तो इस तरीके से होता है ना, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग एरिया होता है. तो ये जो पोर्शन होता है यही सबसे लोवेस्ट होता है, लो डायमीटर का, तो उसे हम थ्रोट कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना. 10th 11th 12th. So a nozzle is said to be divergent nozzle. Divergent कब होगा? When the cross section of the nozzle increases continuously from entrance to exit. नहीं, ये नहीं होगा. When the cross section of the nozzle decreases continuously from entrance to exit. तो क्या होता है कि जब डिक्रीज करता है उस क्रॉस सेक्शन तो उसे डाइवर्जेंट करते हैं. तो ऑप्शन बी सही होगा. सी देख लेते हैं. When the cross section at the of the nozzle first decreases from entrance to throat and then increases from its throat to nozzle. नहीं, ये तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा. None of the given. So ऑप्शन बी सही होगा. क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is not true for steam nozzle? स्टीम नोजल के लिए क्या इसमें सही नहीं ऑप्शन में? इन ए कन्वर्जेंट नोजल देयर इज अ डाइवर्जेंट आफ्टर थ्रोट, है ना. तो कह रहा है कि अगर कन्वर्जेंट नोजल में बात की जाए तो उसमें एक डाइवर्जेंट होता है जो थ्रोट के बाद होता है. तो जब कन्वर्जेंट होगा तो थ्रोट तो होगा ही नहीं और ना ही डाइवर्जेंट होगा. तो इसका मतलब ये तो गलत हो ही गया एक. ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं. कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल हैज ए हायर एक्सपेंशन रेशियो, ये तो सही है. कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल प्रोड्यूसेस स्टीम एट हायर वेलोसिटीज आर एज कंपेयर टू कन्वर्जेंट नोजल, ये भी सही है. ऑल ऑफ दीज नहीं, तो ऑप्शन ए क्या होगा? यही राइट है क्योंकि ये ऑप्शन गलत है इसमें. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टीम फ्लो थ्रू नोजल? अब इसमें से ऑप्शन में नोजल के लिए क्या सही है वो पूछा जा रहा. फर्स्ट ऑप्शन, द फ्लो इज एज्यूम्ड टू बी एडियाबैटिक, है ना, कि एडियाबैटिक होता है, ये तो सही लग रहा. ऑप्शन बी, द स्टीम लॉसेस इट्स प्रेशर एंड हीट व्हाइल पासिंग थ्रू द नोजल, हाँ ये भी सही है. द वर्क डन इज इक्वल टू द एडियाबैटिक हीट ड्रॉप, ये भी सही है. ऑल ऑफ दिस, देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ दिस, देखिए अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ करके टिक मार के चले जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बाकी ऑप्शन भी सही है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि चारों ऑप्शन पर प्रॉपरली देखना जरूरी है. सो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. 13, 14 एंड 15 देखते हैं. नाउ 13, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास फ्लो रेट यानी M टू आइडियल मास फ्लो रेट MIF इज कॉल्ड. एक्चुअल मास फ्लो और आइडियल मास फ्लो रेट का जो है वो रेशियो क्या कहलाता है? नोजल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ नोजल फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. हाँ, इसे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं. तो ऑप्शन सी सही है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड स्टीम. हाँ, ये देखिए ये एक डाटा का क्वेश्चन है तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है. तो इसके बहुत प्रॉपर से ध्यान से इसे रटना पड़ेगा आपको. तो जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है ड्राई सैचुरेटेड के लिए होता है 0.577. तो ऑप्शन सी सही है. नाउ क्वेश्चन 15, द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर सुपर हीटेड स्टीम. हाँ, सुपर हीटेड के लिए ये होता है 0.546. तो ऑप्शन बी सही इसका होगा, है ना. ये क्वेश्चन तो आपको रट डालने एकदम है कि इसका जो, क्योंकि ये डाटा बेस्ड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर इनिशियली वेट स्टीम. अब वेट स्टीम के बारे में कितना होता है? तो वेट स्टीम का होता है 0.582. तो ऑप्शन डी इसका सही होगा. तो ये 3 डाटा जो है आप अपनी कॉपी में लिख करके उसे रट डालेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया. आइए 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. 17, 18, 19 देखते हैं. द स्टीम लीव्स द नोजल एट हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी, हाई प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी, लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी, लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी. तो जो ये एग्जिट की बात हो रही, लीव की बात हो रही है ना, एंट्री की बात नहीं हो रही. तो अभी एक क्वेश्चन आया था वो एंट्री का था.
तो यहाँ पर क्या होगा, लीव होगा, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर चुका होगा उसका, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर चुकी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द फ्लो ऑफ स्टीम इन ए नोजल इज सबसोनिक एट थ्रोट, एंट्रेंस, कन्वर्जेंट पोर्शन, डाइवर्जेंट पोर्शन। तो सबसोनिक कब होता है, वो कन्वर्जेंट पोर्शन की तरफ होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, the maximum velocity attainable at the throat of a steam nozzle is much less than sonic velocity, slightly less than sonic velocity, slightly more than sonic velocity। तो क्या होगा, ये सोनिक वेलोसिटी के ही आसपास हो जाता है उसकी वेलोसिटी। ना क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, लास्ट क्वेश्चन 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। So question number 20, last question. The effect of friction in the nozzle is to keep dryness fraction constant. देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंक्रीज ड्राइनेस फ्रैक्शन, डिक्रीज ड्राइनेस फ्रैक्शन, फर्स्ट इंक्रीज ड्राइनेस फ्रैक्शन अप टू सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीज इट। क्या होता है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन को जो है इंक्रीज करता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि वाटर पार्टिकल्स का अमाउंट के बारे में जो है ये डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे नोजल पर। नेक्स्ट लेक्चर पर हम अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के ही किसी टॉपिक पर इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लेकर के आएंगे।